देखिए स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आपको कोई एक डेटा दे रखा है और उस डेटा से आप कोई मीनिंगफुल डेटा बना सको जो आपके काम में आ सके डायरेक्टली। ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो डेटा में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को क्या करती है, ग्रैब करती है, ग्रैब आउट करती है। अब ये बात तो हम जानते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स ये क्या होती है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं आपके घर में एक शादी होने वाली है और उस शादी के लिए आपने 1000 लोगों को इनवाइट करा। 1000 पर्सन्स आर इनवाइटेड फॉर दैट मैरिज। अब आप उन लोगों को कार्ड देने जाओगे घर पे। अब आप हर जने को कार्ड देके ये पूछो कि आप लोग कितने जने आने वाले हो, और फिर उससे आप ये पूछो कि हर आदमी कितनी चपाती खाता है। भाई आप कितनी चपाती खाते हो और आपकी वाइफ कितनी खाती है, आपका बेटा कितना खाता है। इस तरीके से आपने सारे के सारे घर में जाके सबसे पूछा कि कितनी चपाती आप खाते हो। फिर घर पे आपके पास एक डेटा बन गया और आपने उस डेटा को हलवाई को दे दिया कि इस तरीके से अपने को चपाती बनानी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना देना। अब ये बात क्या करना ठीक है, इज इट राइट? अपन उनके घर जाके ये पूछे कि तुम कितना खाना खाते हो फिर हमारे घर पे आना, इज इट राइट? नहीं भैया, नहीं। तो रियल लाइफ में क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि हम सब लोगों से डेटा नहीं ले सकते। अगर आप सब लोगों से डेटा लोगे तो कई बार क्या होता है, हम पूछ नहीं सकते ड्यू टू सोशल रीजंस, और कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ही ऐसी होती है कि हम चाहकर भी नहीं कर सकते। तो इस जगह पे आपको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, जैसे आप पूरे के पूरे डेटा पे स्टडी ना करके डेटा में से आपने एक सैंपल ले लिया, उसमें से स्टडी करा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आप 1000 लोगों को इनवाइट करने वाले हो। अब 1000 लोग कितनी चपाती खाते हैं और उसमें फिर नंबर ऑफ पर्सन्स का आप डिवाइड कर दो तो आपको एवरेज पता लग जाएगा। जैसे मान लो पहला पर्सन जो है वो 3 चपाती खाता है, दूसरा 4 खाता है, तीसरा 2 खाता है। इस तरीके से नंबर है चपाती से। आपने सबको प्लस कर दिया। अब लोग हैं 1000, 1000 से आपने डिवाइड कर दिया तो आपको पता लग जाएगा कि एवरेज नंबर ऑफ चपातीस कितनी खाते हैं लोग। यस और नो, ऐसा होगा कि नहीं? हाँ भैया। अब ये डेटा बहुत एक्यूरेट है, मतलब इसके हिसाब से अगर अपन काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा क्योंकि हमने डायरेक्टली डेटा कलेक्ट किया है। तो इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि हमारा शादी में खाना बच जाएगा, क्योंकि हमने उन सब लोगों से पूछा है कि कितनी खाते हो। अब वो जितना भी खाते हैं हमने उससे 10% एक्स्ट्रा खाना बनवा दिया। तो जो वेस्टेज होगा वो 10% के आसपास ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन एक दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। अब दूसरे सॉल्यूशन का मतलब है, जैसे हमारे घर परिवार में जो लोग हैं, भाई शादी में जो है ना, आपके पापा के जो ब्रदर हैं और आपकी मम्मी की जो बहनें हैं, आपके भाई बहन, ये सब आने वाले हैं। अब ये क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड फैमिली है। तो इनसे आप कुछ भी बात पूछ सकते हो, इसमें कोई बुरा बनने वाली बात नहीं है। आपकी मम्मी आपसे कुछ भी बात कर सकती है, आप अपनी मम्मी से कुछ भी पूछ सकते हो। मम्मी तो पूछती है ना घर में कितनी रोटियां खाओगे, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बातें नहीं है। तो आपने क्या करा, ये अपनी जो छोटा सा परिवार है आपका, मान लो 50-60 लोग हैं आपके परिवार में, बुआ हो गई, मौसी हो गई, मामा हो गए, इन सबसे पूछ लिया कि आप कितनी कितनी रोटी खाते हो। और इनका जो एवरेज आया, आपने आपने मान लिया कि पूरा का पूरा जो हमारा लोग आएंगे उनका एवरेज भी वही है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। पहले मैंने जो एवरेज निकाला था वो कैसे निकाला था, पूरी की पूरी जो मेरी पॉपुलेशन थी उससे मैंने एवरेज निकाला था। और अभी मैंने जो एवरेज निकाला वो पूरी पॉपुलेशन से नहीं निकाला। पूरी पॉपुलेशन का मतलब है 1000 लोग। अब मैं 1000 लोगों से बात नहीं करी, मैंने सिर्फ 60-70% से बात करी, जो मेरे क्लोज फैमिली है ना, वो उनसे मैंने पूछा कितनी चपाती खाते हो और मैंने उनका एवरेज निकाल दिया। अब मान लो जो उनका एवरेज आया वो 2.2 2.3 इस तरीके का आ गया। तो मैंने क्या मान लिया कि पूरा का पूरा जो मेरा पॉपुलेशन है उसका एवरेज भी यही होगा। तो मेरे पास 1000 लोग आने वाले हैं और हर पर्सन ऑन एन एवरेज 2.3 चपाती खाता है। तो 2.3 इंटू 1000 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2300। तो इसका मतलब मेरे को 2300 चपाती की जरूरत पड़ने वाली है। 2300 चपातियों का आटा चाहिए मुझे। तो मैं क्या बोलूंगा हलवाई को, आई विल से हिम कि 2500 2600 चपातियां बना दो, 200-300 एक्स्ट्रा रहेंगी और कोई बात नहीं। तो इस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ। अब इसमें क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन दिस, इसमें मेरे को है ना सब लोगों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। आई डू नॉट नीड टू आस्क एवरीवन। मैंने कम लोगों से पूछा। और क्यों पूछा मैंने कम लोगों से, क्योंकि इतने सारे लोगों से पूछ पाना पॉसिबल नहीं था। तो जब आप क्या करते हो, आपके पास पूरा का पूरा एक डेटा होता है। जैसे यू आर हैविंग अ पॉपुलेशन लाइक दिस। ये पाई चार्ट तो आपने बनाया होगा बचपन में। ये ब्लू कलर का पॉपुलेशन है, मतलब ये ब्लू कलर क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है सारे के सारे लोग जो आपकी शादी में आने वाले हैं। अब आपने क्या करा, व्हाट यू हैव डन इज दैट
आपने इसमें से एक छोटा सा पोर्शन ले लिया। कौन सा पोर्शन लिया? वो पोर्शन जो आपकी क्लोज फैमिली है। वो लोग तो बुरा मानेंगे नहीं, तो उनसे तो अपन कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपने ये वाला जो है, इसमें कौन कौन से लोग आ गए आपकी क्लोज फैमिली में जो भी हैं, आपकी बुआएं वगैरह ये सब, इनसे आपने पूछा कि आप कितनी चपातीस खाते हो, और फिर इनका एवरेज निकाल के पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन है उसका एवरेज वो मान लिया। इज इट फाइन? बात समझ में आई? हाँ अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम भी है। हो सकता है हमारा डेटा जो एक्यूरेट हो सकता है ना हो, और ज्यादातर चांसेस तो यही है कि थोड़ा ना डिफरेंस तो आएगा ही आएगा ना। भाई आपने जो सैंपल लिया है उसका जो मीन है और जो पॉपुलेशन का मीन है जरूरी थोड़ी ना सेम हो, अलग तो हो सकता है। बट इससे क्या होता है कि एक आइडिया लग जाता है, वी गेट अ ब्रीफ आइडिया। एक तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको कुछ भी नहीं पता, और दूसरा आपने क्या करा, पॉपुलेशन की स्टडी करके एक रिजल्ट निकाला, तो उससे आपको एक ठीक ठाक आइडिया लग जाता है और आप पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उसके बारे में कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो। गॉट इट? समझ में आई बात? हाँ भाई। अब यहाँ पे क्या है, पॉसिबल था कि हम सारे लोगों से पूछ लें कि आप कितनी चपाती खाते हो, बट ड्यू टू सोशल रीजंस, कुछ ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हमने अवॉइड करा, हमने नहीं पूछा उन सबसे। तो अब कई सिचुएशन ऐसी होती है हमारे पास जिसमें आप चाहकर भी पूरे का पूरा जो पॉपुलेशन है उससे डेटा इकट्ठा नहीं कर सकते। यू कुड नॉट कलेक्ट द डेटा फ्रॉम होल पॉपुलेशन इवन इफ यू आर विलिंग टू कलेक्ट। अगर आप चाह भी रहे हो तो भी नहीं कर सकते। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि पिजन्स होते हैं जो हमारे आसपास सराउंडिंग में है। अब आपने ये जानना चाहा कि ये जो पिजन्स हैं, इनको, एक पिजन को एवरेज डाइट कितना होता है, मतलब एक पिजन ऑन एन एवरेज कितना खाना खा लेता है। अब एक तरीका तो ये है कि जितने भी पिजन्स हैं सारे के सारे, उन सारे के सारे पिजन्स को पकड़ो, उन सबको कैद कर दो एक उसमें केज में, फिर उनको खाना दो और आप ये देखो वो कितना खाना खाते हैं, फिर उसके बाद उसका एवरेज निकालो। ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप कितनी कितनी ताकत लगा लो, कुछ भी कर लो, पर ये चीज कर नहीं सकते आप। यू कुड नॉट डू दिस। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, व्हाट विल डू, अपन क्या करेंगे, 100 200 300 कितने भी पिजन्स हैं उनको अपन ने पकड़ लिया। उन 100 पिजन्स की अपन ने स्टडी करी कि ये कितना खाना खाते हैं, फिर उनका अपन ने एवरेज निकाला कि एक पिजन ऑन एन एवरेज है ना दिन में 60 ग्राम खाना खा लेता है, 60 ग्राम ग्रेन्स चाहिए उसको, अपन उसको खाना देते हैं तो 60 ग्राम खाना खा लेता है। तो जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, अपन मान लेंगे कि हर पिजन जो है वो 60 ग्राम खाता है। तो जब अपन किसी पॉपुलेशन का कोई सैंपल होता है उस पर स्टडी करते हैं, तो सैंपल पे स्टडी करने को अपन क्या बोलते हैं, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। इज इट फाइन? समझ में आया आपको? यस और नो? हाँ भाई। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन में से आप सैंपल कैसे निकालोगे। भाई पॉपुलेशन में से सैंपल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप अलग अलग तरीके से सैंपल निकाल सकते हो। तो कौन कौन से मेथड्स हैं? सबसे पहले आपके पास जो टाइप ऑफ सैंपलिंग होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। मतलब आप पॉपुलेशन में से जो सैंपल लोगे वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में देखो क्या है, सबसे पहला जो टाइप है आपकी बुक में दे रखे हैं ये सारे के सारे टाइप्स, वो है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग। मैं यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहा हूँ, आप बुक में से पढ़ सकते हो एमएल अग्रवाल में से। इन अ simple random sampling, every member of the population has an equal chance of being selected. This is one of the most common method for sampling. मतलब जैसे अभी आपने आईपीएल का ऑक्शन देखा होगा। ऑक्शन कैसे होता है, प्लेयर्स के जो नाम होते हैं वो क्या करते हैं, एक बकेट में डाल देते हैं, अब उसमें से क्या करते हैं अपन निकालते हैं। तो जो सारे के सारे नाम हैं उनके आने की जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी वो बराबर है। इसको अपन बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इज इट फाइन? बात समझ में आई? हाँ। इसके बाद सेकंड होता है, अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में दूसरा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। क्या है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का मतलब क्या है, कुछ कुछ रैंडम सैम्पलिंग जैसा होता है बट थोड़ा सा फर्क होता है। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उन सारे के सारे मेंबर्स को एक नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और फिर अपन डिसाइड करते हैं कि हम हर इंटरवल में चूज करेंगे। मतलब मान लो नंबर 2 को चूज कर लिया तो फिर नंबर 6 को करेंगे, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14। मतलब हम जो गैप ले रहे हैं वो 4 4 का ले रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे करते हैं।
जैसे आपकी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, यू आर हैविंग 50 स्टूडेंट्स। अब 50 स्टूडेंट्स में से मैंने ये देखना है कि ऑन एन एवरेज हाइट क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑन एन एवरेज। अब एक तो ये है कि मैं सब 50 लोगों की हाइट को मेजर करूं और उसके बाद सबका एवरेज निकालूं, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि मैं 50 में से कुछ बच्चों को सेलेक्ट कर लूं और सेलेक्ट करने के बाद उनकी हाइट का एवरेज निकाल के मैं बोल दूं पूरी क्लास का जो एवरेज है वो ये है। राइट, ये दो मेथड्स हैं, यस और नो। हाँ। अब 50 में से 5 बच्चों को सेलेक्ट करूं तो कैसे करूं, हाउ डू आई सेलेक्ट। एक तरीका तो ये है, 50 बच्चों के नाम लिख दो एक पर्ची में और उस पर्ची को अपन ने एक जार के अंदर डाल दिया। 5 बच्चे जो अपने पास हाथ में आए वो अपन ने 5 बच्चों को बुला लिया, आ जाओ यहाँ पे तुम्हारी हाइट नापेंगे। इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आपने जो सैंपल बनाया वो सिंपल रैंडमली सिलेक्ट करा। सेकंड होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का रोल नंबर होगा, रोल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन 50 तक। अब आपने क्या डिसाइड करा कि जैसे रोल नंबर 2 है तो उसके बाद हर 10-10 बच्चों में अपन सेलेक्ट करेंगे। तो रोल नंबर 2 सेलेक्ट हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर 32 हो गया, फिर 42 हो गया। इस तरीके से सिलेक्शन हो गया। तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में फर्क समझ में आया? हाँ भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है वो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ये क्या होता है, व्हाट इज दिस? ये भी बड़ा आसान है, इट इज आल्सो वेरी इजी। मैं थ्योरी पढ़ता हूँ, आप भी थ्योरी को बुक में से पढ़ सकते हो। In stratified sampling, the population is divided into subgroup called strata based on the relevant characteristic, example, gender, age, income, profession, etc. The member from each subgroup are selected using simple, random और systematic sampling. Stratified sampling में क्या करेंगे कि ग्रुप्स बना देंगे। जैसे कि आपकी क्लास में दो कैटेगरीज में बच्चों को डिवाइड किया जा सकता है, मेल और फीमेल। मान लो आपकी क्लास में 20 फीमेल्स हैं और 30 मेल है, तो 30 जो मेल है उनकी अलग से बना दिया और 20 फीमेल्स की अलग से बना दिया। अब मैंने ये बोला कि 3 तो मैं मेल सेलेक्ट करूंगा और 2 फीमेल सेलेक्ट करूंगा। तो जब मैं 3 लोगों को सेलेक्ट करूंगा, 3 पर्चियां निकालूंगा, नाम निकालूंगा, तो मैं 3 एक इसमें से निकालूंगा जो लड़के वाले हैं और 2 निकालूंगा लड़कियों वालियों में से। तो इस तरीके से पहले आपने क्या करा, ग्रुप्स बना दिए। ग्रुप्स बनाने से क्या हो जाता है, ये बात पक्की हो जाती है कि जो आंसर आएगा हमारा, हम कोई भी सिलेक्ट करें, उसमें 2 तो लड़कियां होंगी और 3 लड़के होंगे। अगर सारी की सारी पर्चियां आपने एक में डाल दी तो हो सकता है पांचों के पांचों लड़के आ जाए, हो सकता है पांचों लड़कियां आ जाए, हो सकता है 4 लड़के 1 लड़की आ जाए, कोई भी पॉसिबिलिटी है। बट अगर आपने ग्रुप्स बना दिए तो उसमें क्या हो जाता है, डिसाइडेड हो जाता है कि इसमें से इतने आने वाले हैं, इसमें से इतने आने वाले। इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। ये जो ग्रुप्स बनाते हो ना आप, इसको बोलते हैं स्ट्रेटा। दिस इज नोन एज स्ट्रेटा, STRATA। ग्रुप्स बनाना कहलाता है स्ट्रेटा। गॉट इट? समझ में आई बात? यस और नो? हाँ। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है सैम्पलिंग की वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है? Cluster sampling also divides the population into subgroups, but each subgroup has similar characteristic of the whole population. This method is useful. अब इसमें क्या होता है क्लस्टर सैम्पलिंग में, भाई जैसे आपने स्ट्रेटिफाइड में जो ग्रुप्स बनाए थे ना, मेल फीमेल बना दिया। अब आपकी जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, पूरी जो क्लास है, उसमें तो मेल भी है फीमेल भी है, बट जो आपने ग्रुप्स बनाए वो ऐसे थोड़े ना है। उसमें एक ग्रुप तो ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ मेल है और एक ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ फीमेल है। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये आपके पॉपुलेशन के सिमिलर नहीं है। पॉपुलेशन में तो मेल और फीमेल दोनों थे, बट आपने जो ग्रुप्स बनाए उसमें तो सिर्फ मेल और सिर्फ फीमेल है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में अपन क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज दैट, हमारे जो ग्रुप्स बनेंगे वो पॉपुलेशन जैसे होंगे। मतलब पॉपुलेशन में मेल फीमेल दोनों है तो इसमें भी मेल फीमेल दोनों होंगे। इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। तो ये 4 तरीके हैं आपके पास फॉर सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। गॉट इट? समझ में आई बात? हाँ भैया। इसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बहुत आसान है, उसको आप एक बार रीड कर लेना, उसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में समझाने जैसा था। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में 4 तरीके की होती है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस का मतलब है कि जैसे मुझे ये देखना है कि हर घर में कितना दूध आता है। अब मैं 10 लोगों के घर पे जाऊं, मैं उनसे पूछूं कि आपके घर में कितना दूध आता है। अब मैं 10 घर कौन से जाऊं, मेरे घर के जो 5-10 घर होंगे मैं उनमें तो जाऊंगा। मेरा घर तो है मालवीय नगर में और मैं जा रहा हूँ राजा पार्क पूछने कि भाई आपके घर में कितना दूध आता है। पहले तो वो मेरे को मारेंगे और बोलेंगे कि आए कैसे तुम हमारे घर के अंदर। भाई मेरे पड़ोसी जो होंगे वो तो मुझे जानते होंगे, मैं उनको बोलूंगा मैं एक सर्वे कर रहा हूँ और मुझे ये जानना है आपके घर में कितना दूध आता है, तो बता भी देंगे, मेरा काम भी आसानी से हो जाएगा। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब है जो हमारे कन्वीनियंट था, हमारे जो सुविधा अनुसार था, हमने वो कर लिया।
उसमें हमने कोई रूल वगैरह फॉलो नहीं किया है, बस हमारी सुविधा इसमें थी इसलिए हमने ये सैंपल सेलेक्ट कर लिया। गॉट इट? समझ में आई बात? हाँ। इस तरीके से वॉलेंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग है, जजमेंट सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, ये सब आप एक बार रीड कर लेना। कोई डाउट आए तो मेरे से पूछना, वैसे डाउट आएगा नहीं, इंग्लिश में साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके की सैम्पलिंग होती है। तो पॉपुलेशन में सैंपल कलेक्ट करना है आपको, पूरी की पूरी पॉपुलेशन की स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसी वजह से आप क्या करते हो, पॉपुलेशन में से एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हो, छोटा सा हिस्सा निकालते हो, उस छोटे से टुकड़े या फिर हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। अब वो सैंपल आपने किस रूल से निकाला है, कोई अलग अलग रूल्स हैं। यहाँ तक कोई डाउट है, पूछ लो। नहीं भैया। अच्छा, अब देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है पैरामीटर और एक होता है स्टैटिस्टिक। पैरामीटर और स्टैटिस्टिक। भाई किसी पॉपुलेशन के अंदर कोई अगर ऐसी चीज है जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। जैसे कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो ये 50 बच्चे सारे के सारे क्या हैं, कलेक्टिवली दे आर अ पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन में आप क्या क्या चीजें मेजर कर सकते हो, आपके जो बच्चे हैं उनका आप मीन मेजर कर सकते हो। मीन का मतलब होता है एवरेज। किस चीज का एवरेज? हाइट का, लेट से। तो जो मीन है आपका, मीन इज अ पैरामीटर, पॉपुलेशन का पैरामीटर है मीन। क्यों? क्योंकि मीन को अपन मेजर कर सकते हैं, इट कैन बी मेजर्ड। ठीक है। अब ब्यूटी, सुंदरता, क्या आप ये मेजर कर सकते हो? कैन यू मेजर दिस? नो, यू कुड नॉट मेजर इट। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है, राइट? समझ में आ रही है बात? ब्यूटी कैन नॉट बी मेजर्ड। सेकेंड थिंग, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो, जैसे कि कैरेक्टर, किसी पर्सन का कैरेक्टर कैसा है, वो फनी है, क्या है, किस तरीके का बिहेवियर करता है, इसको आप मेजर कैसे कर सकते हो? यू कुड नॉट मेजर दिस। और किस तरीके की, हम्बलनेस, पोलाइटनेस, कोई पर्सन कितना ज्यादा पोलाइट है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते। भाई पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक तो है, कई जगह के लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हम्बल होते हैं, और कई जगह के लोग ऐसे होते हैं जो बहुत एरोगेंट होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो है, बट इसको मेजर नहीं कर सकते हम। एरोगेंस, हम्बलनेस, पोलाइटनेस और ब्यूटी, इस तरीके के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर नॉट पैरामीटर। पैरामीटर वो होता है पॉपुलेशन का जिसको आप मेजर कर सकते हो। जैसे कि आपको हाइट का एवरेज निकालना है, यू वांट टू फाइंड द एवरेज ऑफ हाइट, यू कैन गेट इट। एवरेज ऑफ वेट, स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, ये सारी चीजें पैरामीटर होती हैं। इज इट फाइन? बात समझ में आ रही है? पैरामीटर क्या होता है? यस और नो? हाँ। ओके। तो पैरामीटर की जो डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है वो ये है, द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। पॉपुलेशन में जो चीज को आप मेजर कर सकते हो, वो कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप मेजर कर सकते हो, उसको पैरामीटर बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैंपल। बहुत ध्यान से समझो, दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर है द measurable characteristic of a population, इसको अपन बोलते हैं पैरामीटर। और स्टैटिस्टिक क्या होता है? द measurable characteristic of a sample, this is known as parameter, sorry statistic। मतलब अगर आपने सैंपल का कुछ मेजर करा तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक, और अगर आपने पूरी की पूरी पॉपुलेशन का कुछ मेजर करा तो उसको बोलते हैं पैरामीटर। अगर आपने पॉपुलेशन का मीन निकाला तो वो पैरामीटर है, अगर आपने सैंपल का मीन निकाला तो वो स्टैटिस्टिक है, अगर आपने पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो वो पैरामीटर है, और अगर आपने सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो वो स्टैटिस्टिक है। समझ में आ रहा है फर्क इन दोनों में? आर यू गेटिंग द डिफरेंस इन देम? हाँ भाई। अच्छा, अब ये कंफ्यूजन हो जाएगा भाई, हम मीन तो पैरामीटर का भी निकाल, मतलब मीन तो हम पॉपुलेशन का भी निकाल सकते हैं और मीन हम सैंपल का भी निकाल सकते हैं। अब दोनों को अगर अपन सेम चीज से डिनोट करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये जो मीन है ये पॉपुलेशन का है या सैंपल का है। तो इसी वजह से अपन क्या करते हैं, मीन को अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं। क्या होता है डिनोशन, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पॉपुलेशन का मीन निकालोगे ना तो उसको डिनोट करोगे म्यू से। किससे डिनोट करोगे? म्यू से। पॉपुलेशन का जो मीन होता है वो पैरामीटर कहलाता है। इसी तरीके से अगर आपने किसी सैंपल का मीन कैलकुलेट करा है तो उसको आप डिनोट करोगे एक्स बार से।
ये भी आपका मीन है, दिस इज ऑल्सो मीन। अब क्या है, छोटी क्लासेस में अपन कुछ भी यूज कर लेते थे जो हमारा मन करता था, एक्स बार या फिर म्यू। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर आप सैंपल का मीन निकाल रहे हो तो वो एक्स बार से डिनोट होगा, अगर आप पॉपुलेशन का मीन निकाल रहे हो तो वो म्यू से डिनोट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ भैया। सिग्मा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वेरिएंस। अगर आप पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाल रहे हो तो उसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करोगे, और अगर आप सैंपल का वेरिएंस निकाल रहे हो तो उसको एस स्क्वायर से। वेरिएंस इज डिनोटेड बाय एस स्क्वायर। है तो दोनों ही वेरिएंस, बट किसका निकाल रहे हो उस हिसाब से इसका डिनोशन होता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन तो जानते ही हो, स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोट करते हैं सिग्मा से, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन डिनोट करेंगे एस से। तो ये जो डिनोशंस हैं ये अलग अलग हैं, अब आपको इनको इंटरमिक्स नहीं करना है। जहां पे म्यू लिखना है वहां म्यू ही लिखना है, जहां एक्स बार लिखना है वहां एक्स बार ही लिखना है। एक्स बार की जगह म्यू लिख दिया गलत, म्यू की जगह एक्स बार लिख दिया गलत। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो मीन निकाल रहे हैं वो पॉपुलेशन का मीन है या फिर सैंपल का है, और उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि मुझे म्यू लिखना है कि एक्स बार लिखना है। गॉट इट? समझ में आई बात? यस और नो? बोलो भाई। भैया आप बोल तो रही हूँ। आपकी आवाज आई नहीं रही। अब देखो, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। नाउ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दैट मींस? स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का मतलब होता है आपके पास कोई डेटा दे रखा है और उस डेटा से आपने कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली। अब वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप कैसे भी निकाल सकते हो, मीन, मोड, मीडियन, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है वो 3 तरीके से किया जाता है। इट इज डन बाय, अब देखिए स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है वो 2 तरीके से किया जा सकता है, 2 नहीं 3 तरीके से। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का मतलब है आपका जो डेटा है उससे आप कोई कंक्लूजन निकाल रहे हो, इन्फ्रेंस निकाल रहे हो। तो इट कैन बी डन बाय 3 वेज। सबसे पहला होता है पॉइंट एस्टिमेशन। बाकी दोनों के जो नाम है वो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, इंटरवल एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो मैं पहले पॉइंट एस्टिमेशन की बात करूंगा क्योंकि आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ पॉइंट एस्टिमेशन की बात करें। पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? आपका जो पूरा का पूरा डेटा है उसको आपने एक नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। यू हैव रिप्रेजेंटेड द होल डेटा विद 1 नंबर, उसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। जैसे आपके घर में मान लेते हैं 4 मेंबर हैं, 1 2 3 4। अब लेट्स से कि पहला जो मेंबर है वो 5 चपाती खाता है, और दूसरा जो है वो 6 खाता है, और ये 4 खाता है और ये 1 खाता है। ये आपके पास डेटा है, पहला मेंबर इतनी चपाती खाता है, दूसरा इतनी खाता है। अब आपने क्या करा, इनका एवरेज निकाला। जब आप इनका एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा? 16/4 दैट इज 4। तो आप ये बोल सकते हो हमारे घर का हर मेंबर 4 चपाती खाता है, और आप खाना बना, मान लो आप किसी के घर खाना खाने जा रहे हो और उन्होंने पूछा आप कितनी चपाती खाते हो, आपने बोल दिया हमारे घर का हर मेंबर 4 चपाती खाता है। अब वो देखेगा इनके घर में 4 मेंबर हैं तो कितनी चपाती बनाएगा? 16। तो आपका काम हो जाएगा, आपने अपनी बात को आसान तरीके से समझा दिया। वैसे आपको अलग अलग बताना पड़ता कि ये इतनी खाते हैं, ये इतनी खाते हैं, ये इतनी खाता है, तो उससे बहुत उनको भी कंफ्यूजन क्रिएट होता। पूरा का पूरा जो डेटा था आपने एक नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। वो नंबर क्या है? 4। 4 क्या है आपका? एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? मीन। तो ये होता है पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब है सिर्फ एक नंबर, उस एक नंबर से आपने पूरे के पूरे डेटा का काम कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। अब पॉइंट एस्टिमेशन भी क्या होता है, काफी सारे अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। अगर आप डेटा का मीन निकाल दो तो वो पॉइंट एस्टिमेशन होता है, अगर आप डेटा का वेरिएंस निकाल दो तो वो पॉइंट एस्टिमेशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो तो भी वो पॉइंट एस्टिमेशन होता है। अब डेटा का मीन कैसे निकाला जाता है? हमारे पास यहाँ पे इस चैप्टर में जो भी स्टडी होगी वो किसके ऊपर होगी? हमारी जो स्टडी होगी वो सैंपल पे ऊपर होगी, पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर का जो नाम है वो है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है आप सैंपल पे स्टडी करोगे, सैंपल से स्टडी करके आंसर निकालोगे। तो जो आपका मीन होगा उसको आप किससे डिनोट करोगे? मीन विल बी डिनोटेड बाय एक्स बार। म्यू से डिनोट मत कर देना, क्योंकि पॉपुलेशन का जो मीन है उसको म्यू से डिनोट करते हैं,
और जो सैंपल का मीन है उसको x बार से डिनोट करते हैं। तो x बार आपका किसके बराबर होगा? समीशन xi अपॉन n। इज इट फाइन? यस और नो? हाँ भैया। यहाँ पे ये जो n है ये क्या है? व्हाट इज दिस n? बताओ। भैया नंबर, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन व्हाट? हाँ भैया। किसमें? भैया जो सैंपल है उसमें। हाँ सैंपल। पॉपुलेशन मत बोल देना, गलत हो जाएगा भाई। हमारा जो हाँ। n है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सैंपल है, और समीशन xi का मतलब है जो सैंपल के अंदर डेटा है उसको आपने प्लस कर दिया। इसके बाद आप क्या निकाल सकते हो? इसको, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं सैंपल मीन। दिस इज नोन एज सैंपल मीन। इसमें कुछ भी नया नहीं है, दिस इज अ ओल्ड फॉर्मूला। इसके बाद आप निकाल सकते हो सैंपल प्रोपोर्शन। क्या निकाल सकते हो? सैंपल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं? देखो, जैसे है ना, आपके घर में मान लेते हैं 6 मेंबर है। अब 6 मेंबर्स में से 3 ने बोला घूमने का, आपका प्लान बना, 3 लोगों ने बोला कि हम घूमने के लिए आमेर चलते हैं, और बाकी 3 लोगों ने बोला कि नहीं, हम घूमने के लिए लेट से कनक घाटी चलते हैं। तो ये 2 अलग अलग राय हो गई। तो कितने फ्रैक्शन क्या है, ऐसा कितना फ्रैक्शन है जो आमेर जाना चाहते हैं? 3 कितने में से? 6 में से 3/6 में होता है 1/2, आधे लोग। तो फ्रैक्शन तो अपन ऐसे ही निकालते हैं ना भाई, जिन लोगों का ओपिनियन सेम है उनको ऊपर रख दो और टोटल जितने लोग हैं उनको नीचे रख दो। इस तरीके से अपन फ्रैक्शन निकालते हैं। यस और नो? हाँ भैया। तो सैंपल प्रोपोर्शन जो है वो कैसे निकालते हैं, उसको डिनोट करते हैं p बार से, और ये निकाला जाता है x अपॉन n। x अपॉन n का मतलब क्या है? n का मतलब है कि सैंपल में कितने लोग हैं, x का मतलब है एक पर्टिकुलर ओपिनियन रखने वाले कितने लोग हैं। जैसे कि मान लो मेरे हॉस्टल में कुछ बच्चे हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपको चाय पसंद है, कॉफी पसंद है या जूस पसंद है? कोई बोलेगा चाय, कोई बोलेगा कॉफी, कोई बोलेगा जूस। मान लो मैंने 200 लोगों का सर्वे किया, आई हैव सर्वेड 200 पीपल्स, और ऐसे लोग हैं 50 लोग हैं जिन्होंने बोला कि मुझे चाय पसंद है। तो चाय को पसंद करने वालों का जो प्रोपोर्शन है वो क्या होगा? 50/200। 50/200 का मतलब क्या होगा? 1/4। दिस इज द प्रोपोर्शन। सो कोई किसी पर्टिकुलर चीज को पसंद करने वाला जो होता है वो होता है x, और n का मतलब होता है टोटल हमने कितना स्टडी करा। ओके, यस और हाँ नो? भैया। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन डिनोट करते हैं s से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सैंपल की। वी आर टॉकिंग अबाउट सैंपल। तो सैंपल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, समीशन, ये होता है अंडर रूट समीशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, और अपॉन आएगा। वैसे तो हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें n होता है, बट यहाँ पे आप n-1 लिखोगे। इसके पीछे क्या कारण होता है वो मैं आपको अभी समझाना नहीं चाहता। वैसे तो जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो n है, और जो हमारे पास कंडीशंस हैं वो n-1 है। तो एक वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, इसी वजह से n-1 करते हैं। बट मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। तो पहला तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेकंड आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और थर्ड ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इन सबकी जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो पूछो। एनी डाउट इन दिस? नहीं भैया। ठीक है। एग्जाम्पल 1 ये आपके सामने है। द फॉलोइंग डाटा आर फ्रॉम अ सिंपल रैंडम सैंपल। मतलब जो पॉपुलेशन है उसमें से एक सैंपल लिया और उसमें से आपको ये डेटा मिला। देखो यहाँ पे 5, 8, 10, 7, 10, 14 कितना है आपके पास? कितने नंबर्स हैं? 6। यू आर हैविंग टोटल 6 नंबर्स। तो जो भी आपकी पॉपुलेशन थी उनमें से आपने 6 को सिलेक्ट कर लिया। तो ये आपका जो है ये है सैंपल। व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन? पॉइंट एस्टिमेट जानते हो, मीन को पॉइंट, मीन जो है एक पॉइंट एस्टिमेट होता है। पॉपुलेशन मीन, तो पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन का मतलब क्या होगा? इट मींस x बार। x बार क्या होगा? समीशन xi अपॉन n। समीशन xi का मतलब क्या है? ये जितने भी डेटा हैं 5 + 8 + 10 इनको प्लस कर दो। 5 + 8 + 10 + 7 + 10 + 14 और अपॉन n। नंबर कितना है इनका? टोटल 6। इन सबको आप प्लस करोगे तो आएगा 54। 50, ओहो, 54/6। अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 9। सो दिस इज योर पॉपुलेशन मीन, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। गॉट इट? समझ में आई बात? एनी डाउट? हाँ भैया। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन? पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? s इज इक्वल टू, अभी बताया था, समीशन
xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। अब देखिए अंडर रूट n माइनस 1 का मतलब है 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5। xi माइनस x बार, देखो यहाँ पे है 5 और x बार कितना आया 9। 5 माइनस 9 क्या होता है -4। -4 का स्क्वायर क्या होता है 16। भाई स्क्वायर है ना, और समीशन का मतलब होता है प्लस। 8 माइनस 9 होता है -1। -1 का स्क्वायर होता है 1। 10 माइनस 9 1। 1 का स्क्वायर 1। 7 माइनस 9 -2। -2 का स्क्वायर 4। 10 माइनस 9 1। 1 का स्क्वायर 1। 14 माइनस 9 5। 5 का स्क्वायर 25। अब आप क्या करो स्क्वायर रूट ऑफ इन सबको अगर आप प्लस करोगे व्हाट यू विल गेट 48 अपॉन 5। 48। 48 अपॉन 5 करोगे तो आएगा अंडर रूट 9.6। अंडर रूट 9.6 कैलकुलेटर यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 3.1। दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। गॉट इट? समझ में आई बात? हाँ भैया। ओके देखिए इन अ सर्वे क्वेश्चन फॉर अ सैंपल ऑफ 200 इंडिविजुअल, सैंपल में कितने मेंबर्स हैं 200, तो आपका जो n है वो कितना है 200। 80% gave in response yes and 100 gave response no। मतलब 80 लोगों ने बोला हाँ, 100 लोगों ने बोला ना, और 20 लोगों ने तो जवाब देने से ही मना कर दिया, हम तो नहीं बताएंगे। What is the point estimate of the proportion in the population who respond yes? हमें क्या निकालना है proportion। proportion का मतलब क्या होता है p बार। yes yes कितने लोगों ने बोला, how many said yes? yes बोला है आपके 80% ने, तो proportion क्या होगा 80 अपॉन 200। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कट हो जाएगा, ये आएगा 2/5। तो आपका जो प्रोपोर्शन आएगा 2/5 का मतलब होता है 0.4। 0.4। ये यस वाला प्रोपोर्शन है। इसके बाद नो वाला प्रोपोर्शन यहाँ पे नीचे लिख लेना छोटा सा नो, और यहाँ पे लिख देना यस, ताकि अलग अलग दिखे। ये यस वाला प्रोपोर्शन है, ये नो वाला प्रोपोर्शन। नो कितने लोगों ने बोला है 100 अपॉन 200। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.5। तो ये आपने प्रोपोर्शन निकाल दिया। गॉट इट? समझ में आई बात? हाँ भैया। ये फर्स्ट एक्सरसाइज के दोनों एग्जांपल्स मैंने करा दिए हैं। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन दोनों एग्जांपल्स पे ही बेस्ड है। एग्जांपल एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको आपको ट्राई करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फाइन? ओके भैया। ओके अब मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज का कंसेप्ट भी बता देता हूँ। लेट मी टीच यू द कंसेप्ट ऑफ सेकंड एक्सरसाइज। फिर सेकंड एक्सरसाइज भी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। एक्सरसाइज कौन सा है ये? चैप्टर आपका ये क्या है 10 है ना? हाँ भैया। एक्सरसाइज 10.2 ये डिस्कस करने वाला हूँ मैं आपके साथ। अब मैंने अभी आपको जो सिखाया फर्स्ट एक्सरसाइज में वो था पॉइंट एस्टिमेशन। पूरा का पूरा जो डेटा है उसको पॉइंट से आपने करा रिप्रेजेंट। सेकंड जो मेथड होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का वो होता है इंटरवल एस्टिमेशन। क्या होता है? इंटरवल एस्टिमेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे शुरुआत वाले एग्जांपल पे आते हैं अपन। आपने शादी के लिए कितने लोगों को इनवाइट किया था? 1000 लोगों को इनवाइट किया था। आप अगर आप इन 1000 लोगों से पूछते कि आप कितनी चपाती खाते हो तो आपके पास कुछ एवरेज आता। देयर कम्स टू बी एन एवरेज। लेट्स से जो एवरेज आया वो 3.5 आया उन 1000 लोगों का। ठीक है, अब आपने क्या करा सैंपल ले लिया। सैंपल का मतलब है अपने परिवार के जो क्लोज लोग हैं उनसे पूछ लिया। मान लो 60 लोगों का सैंपल ले लिया। अब इन 60 लोगों का आप एवरेज निकालोगे। यू विल फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दीज 60%। क्या इन 60 लोगों का जो एवरेज है वो इनके बराबर आना कंपलसरी है? इज इट कंपलसरी? यस और नो? यस भैया। नहीं, नो भैया, कुछ भी हो सकता है भैया। भी हो सकता है। बट इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो 3.5 के क्लोज होगा, क्योंकि लोग तो वही हैं, उनकी डाइट करीब करीब बराबर सी रहती है। तो एवरेज जो है 60 लोगों का हम ले रहे हैं। अब इन 60 लोगों में देखो आपके परिवार में भी बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे और जवान भी होंगे, और उन 1000 लोगों में भी बच्चे बूढ़े जवान होंगे। तो अलग अलग लोगों की डाइट अलग अलग होती है। जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा कम खाते हैं, बूढ़े लोग भी थोड़ा सा कम खाते हैं, जो यंग होते हैं उनकी डाइट थोड़ी सी अच्छी होती है। तो आपने जब 60 लोगों को करा तो 60 लोगों में आपके थोड़े बहुत बच्चे भी आ गए, थोड़े अडल्ट भी आ गए, थोड़े ओल्ड एज वाले भी आ गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमार रहते हैं तो वो बाहर खाते ही नहीं है। इस तरीके के सब तरीके के लोग आ जाएंगे। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका जो आंसर है वो 3.5 के क्लोज होगा। बराबर नहीं होगा तो 3.4, 3.3, 3.7, 3.8 ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। राइट? समझ में आ रही है बात? यस और नो? हाँ भैया।
अब हम क्या करना चाहते हैं, हम स्टडी करना चाहते हैं पॉपुलेशन की स्टडी किसकी हेल्प से करना चाहते हैं, सैंपल से। अब प्रॉब्लम यह है कि जो सैंपल से आंसर मिलेगा वो करेक्ट नहीं मिलेगा, पॉपुलेशन से थोड़ा अलग होगा। तो इसी वजह से अपन क्या करते हैं, इंटरवल यूज करते हैं, वी यूज ए इंटरवल, मतलब करीब करीब इतना है। जैसे कि मान लो आप एक दुकान पे बैठे हो, अब एक दुकान पे कस्टमर्स आते हैं, आपसे पूछते हैं कि इसका क्या रेट है, इसका क्या रेट है। अब आप दुकान पे बैठते हुए आपको सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। अब आप क्या करते हो, उनको अंदाजा बताने की कोशिश करते हो कि अब आप हर एक का रेट नहीं जानते, आप हर एक पे जाके लेबल चेक करो कि ये कितने का है एमआरपी। तो बार बार आपको उधर जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, वहां पे बैठे होगे, अब आपसे वो पूछेंगे कितने का है, आप बोल दोगे करीब 350-400 का है, आपको चाहिए हो तो बताओ, मैं देख के बताऊं। फिर कोई और आइटम का आपसे पूछा उसने, आपको उसका भी रेट नहीं पता, तो आपने क्या करा, बोल दिया करीब 1000-1500 रुपए का है, आपको चाहिए हो तो मैं दिखाऊं, रेट चेक करो। तो ये आपने क्या बताया उसको, ये 1000-1500 का, 300-350 का, दिस इज अ इंटरवल। गेटिंग माय पॉइंट, बात समझ में आ रही है? यस और नो? अरे भाई बोलो तो सही। भूमिका? हाँ भैया। ओके। अब देखिए, जैसे आपने सैंपल का जो मीन निकाला वो आ गया 3.3, द मीन ऑफ द सैंपल इज 3.3। अब आपने क्या करा, इसमें एक एरर निकाला, इसमें एरर होगा ना कुछ, देयर वुड बी सम एरर। एरर बोल दो या फिर इंटरवल एस्टिमेशन पॉपुलेशन बोल दो, मार्जिन ऑफ एरर बोल दो, यहाँ मार्जिन ऑफ एरर ऐसा बोल सकते हो, मार्जिन ऑफ एरर। मान लेते हैं आपने मार्जिन ऑफ एरर ले लिया 0.5, तो 3.3 में आपने 0.5 ऐड करा तो कितना आएगा, 3.8। और 3.3 में से 0.5 माइनस करोगे तो 2.8। तो आपने बोल दिया जो हमारा पॉपुलेशन का मीन होगा वो 2.8 और 3.8 के बीच में होगा, जबकि आपका जो सैंपल का मीन आया था वो 3.3 आया था। अब ये आपने 0.5 निकाला किसी टेक्निक से, यू हैव फाइंड 0.5 बाय सम टेक्निक, 3.3 में से 0.5 माइनस कर दिया और प्लस कर दिया, और आपने बोल दिया कि जो पॉपुलेशन का मीन होगा वो इसके बीच में होगा। गेटिंग माय पॉइंट, बात समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया इंटरवल एस्टिमेशन निकालते कैसे। अब इधर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनका मतलब सीखना जरूरी है। कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या होता है भाई? जैसे आपसे दुकानदार से रेट पूछा कि कितने का है, आपने बोल दिया 350-400 का। अब आपने जब नीचे उतार के देखा, नहीं ये तो 350-400 का नहीं है, ये तो 450 रुपए का है। तो आपने जो स्टेटमेंट बोला वो गलत हो गया ना। आपने तो बोला था 350 और 400 के बीच का है, बट अब निकल गया वो 450 का। तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या है आपका, व्हाट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल कि इसके बीच में ही आंसर आएगा? अब कई लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल होता है 100%, भाई हाँ हमने जो बोला है उसके बीच में ही आएगा। कईयों का होता है 90%, कईयों का होता है 95%। तो अलग अलग सिचुएशन में डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में। बट कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या होता है, आपने एक रेंज बता दी, यहां से लेके यहां तक इसके बीच में होगा। अब इसको लेके आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। इज इट फाइन? हाँ फिर इसके बाद नेक्स्ट होता है मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो आप निकालते हो ना, जिसको आपने प्लस और माइनस करा। जैसे 3.3 में आपने 0.5 प्लस करा, 0.5 माइनस करा, तो ये जो नंबर आया 0.5, इसको अपन बोलते हैं मार्जिन ऑफ एरर। गॉट इट? समझ में आई बात? हाँ ओके। अब देखिए मार्जिन ऑफ एरर निकालते कैसे हैं, इसके लिए आपके पास सीधा सीधा एक फॉर्मूला दे रखा है। देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर यू। मार्जिन ऑफ एरर, हाउ इट इज फाइंड आउट, इसको डिनोट किया जाता है z अल्फा अपॉन 2, इससे डिनोट किया जाता है। और इसको निकालते हैं अपन, नहीं नहीं नहीं, जेड अल्फा अपॉन 2 से डिनोट नहीं करते। मार्जिन ऑफ एरर होता है जेड अल्फा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा अपॉन रूट एन। इस तरीके से निकाला जाता है मार्जिन ऑफ एरर। अब इसका यूज कैसे आएगा मैं आपको भी समझाता हूँ। एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, इधर अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा का मतलब होता है कॉन्फिडेंस लेवल। आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, 90%, 95%, 99%, 100% नहीं होता है। तो आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें अल्फा की वैल्यू या तो 90 होगी या 95 होगी या 99 होगी। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 95% है, तो आपका जो अल्फा हो गया वो कितना हो गया, 95% हो गया। ठीक है, दिस इज योर अल्फा। के बाद
हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सिग्मा दे रखा है, सिग्मा कितना दे रखा है 6, और उसमें जो मीन है वो भी हमें दे रखा है, मीन इज गिवन टू बी 32। तो आपको जो एक्स बार है वो भी दे रखा है, दिस इज ऑल्सो गिवन टू बी 32। ये जो मीन है एक्स बार ये किसका है? सैंपल रैंडम से 50 आइटम फ्रॉम पॉपुलेशन सिग्मा रिजल्टेड इन अ सिंपल मीन ऑफ 32। ये सैंपल का ही है आपका। अब ये सैंपल का जो मीन है ये पॉपुलेशन के मीन के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें एक रेंज बनाएंगे कि हमारे सैंपल का मीन तो ये है, बट पॉपुलेशन का जो मीन है वो इसके और इसके बीच में होगा। तो रेंज बताने के लिए हमारे को क्या निकालना पड़ेगा? व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट मार्जिन ऑफ एरर। और मार्जिन ऑफ एरर निकालने का फॉर्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है। मैं मार्जिन ऑफ एरर को यहाँ पे MOE से लिख रहा हूँ। इसका फॉर्मूला ये होता है Z अल्फा अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा अपॉन रूट n, राइट। अब यहाँ पे देखो सिग्मा तो आपको पता है, क्वेश्चन में दे रखा है, सिग्मा कितना है 6 अपॉन रूट n। n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल, दैट इज 50। तो 6 अपॉन रूट 50, Z अल्फा अपॉन 2। अब ये कैसे निकालोगे आप? हाउ विल यू फाइंड आउट? इसके लिए आपके पास एक टेबल दे रखी है पेज नंबर 411 पे। वहां पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस लेवल, यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा, यहाँ पे है अल्फा अपॉन 2 और यहाँ पे है Z अल्फा अपॉन 2। कॉन्फिडेंस लेवल हमारे को कितना देखना है? वी नीड टू सी कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 95%, ये वाला। और उसके लिए जो अल्फा है वो आपको दे रखा है 0.05 और अल्फा अपॉन 2 दे रखा है 0.025। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। और इसके लिए जो Z अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू है वो क्या है? 1.960। तो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे Z अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू है वो 1.960। ये हमने फाइंड आउट नहीं करी है, हमने टेबल से देखी है। ये टेबल में 3 वैल्यूज हैं Z अल्फा अपॉन 2 की। एक है 1.645, एक है 1.960 और एक है 2.576। 90% है तो 1.645, 95% है तो 1.960 और 99% है तो 2.576। ये आपको याद होना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.66। तो ये आपका क्या है? मार्जिन ऑफ एरर। मीन क्या था आपका? 32। तो आप क्या करोगे? 32 में से 1.66 माइनस कर दोगे और 32 में क्या करोगे? 1.66 ऐड कर दोगे। तो 32 में से 1.66 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 30.34 और अगर आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 33.66। तो ये आपने क्या बना दिया? इंटरवल बना दिया। दिस इज अ इंटरवल 30.34 टू 33.66। मतलब हमारा जो सैंपल का मीन था वो तो 32 था, बट जो पॉपुलेशन का मीन होगा वो इसके और इसके बीच में होगा। और इस बात के लिए हम कितने कॉन्फिडेंट है? वी आर 95% कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन में दे रखा था ना, हमने 95% वाली वैल्यूज को यूज करा है। गॉट इट? समझ में आई बात? यस और नो? हाँ भैया। ओके, तो ये बहुत ही आसान था। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी सेम इसी तरीके के क्वेश्चन है। ये आपके लिए होम टास्क है। यू नीड टू ट्राई देम एट होम। अब जो मार्जिन ऑफ एरर है उसका फॉर्मूला मैंने अभी लास्ट शीट पे लिखा था, उसको निकालने का एक फॉर्मूला और होता है। वो क्या होता है? Z अल्फा अपॉन 2 अंडर रूट P बार 1 माइनस P बार अपॉन n। देखो पिछला वाला जो फॉर्मूला था उसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना ही चाहिए। सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पता ना हो तो कैसे निकालेंगे? हाउ वी विल फाइंड आउट? तो एक फॉर्मूला तो ये है मार्जिन ऑफ एरर निकालने के लिए, और दूसरा फॉर्मूला ये है पी बार। पी बार का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन। आपको मैंने यहाँ पे सिखाया था, सैंपल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो दिस इज अ सैंपल प्रोपोर्शन। सैंपल प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? यू नो दिस। तो ये सेकंड जो फॉर्मूला है वो बात समझ में आई? सेकंड फॉर्मूला कैसे यूज में आएगा? यस और नो? हाँ। ओके, तो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उस पे बेस्ड आपका एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल नंबर 4 में आपको करवा देता हूँ, 2 और 3 आप घर पे करोगे। देखिए एग्जांपल नंबर 4 क्या है हमारे पास? अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 400 इंडिविजुअल। पहली लाइन में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कितने लोगों की बात हो रही है? 400 लोगों की। तो n इज इक्वल टू 400। प्रोवाइड 100 यस, यस बोलने वाले 100 लोग हैं। व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन दैट वुड प्रोवाइड यस रिस्पॉन्स? पॉइंट एस्टिमेट आपको निकालने के लिए आपको क्या निकालना है? व्हाट यू नीड टू फाइंड? यू नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? यू नीड टू फाइंड
सैंपल प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? पी बार। कितने लोगों ने हाँ बोला? हाउ मेनी पीपल सेड यस? 100 अपॉन 400 दैट इज इक्वल्स टू 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25, राइट? समझ में आई है? यस और नो? इज इट फाइन भूमिका? आई होप इट विल बी फाइन। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सेकेंड पार्ट देखो, कंप्यूट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, यू विल यूज दिस फॉर्मूला। तो z अल्फा अपॉन 2, 95% के लिए z अल्फा अपॉन 2 क्या होता है? 1.96। और फॉर्मूला में क्या आएगा? अंडर रूट पी बार। पी बार कितना है आपका? 0.25 आपने अभी निकाला। 1 माइनस 0.25 और डिवाइडेड बाय क्या? हम मार्जिन ऑफ एरर निकाल रहे थे, उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करा था वो z अल्फा अपॉन 2 पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन n, ये यूज करा था। तो z अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू आई थी 1.96 अंडर रूट पी बार। पी बार आपने निकाला था फर्स्ट पार्ट में 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.25 अपॉन n। n का मतलब है सैंपल में कितने एलिमेंट्स हैं? सैंपल में आपके 400 एलिमेंट्स। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर वगैरह की यूज अलाउड तो होगा नहीं आपको, यू नीड टू डू द कैलकुलेशन बाय हैंड। रूट कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग लॉन्ग डिविजन मेथड। आपका आंसर आएगा 0.0424 और आपका जो पॉपुलेशन का पॉइंट एस्टिमेट निकाला था वो आया था 0.25, जिसको आप बोलते हो सैंपल प्रोपोर्शन। जो सैंपल प्रोपोर्शन निकाला था हमने वो 0.25 आया था और ये मार्जिन ऑफ एरर ये है। तो 0.25 प्लस माइनस 0.0424 ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी द इंटरवल। और आप जब माइनस और प्लस करोगे तो आंसर आएगा 0.2076 से लेके 0.2924। इज इट फाइन? समझ में आया? यस और नो? हाँ भैया। ओके। अब ये जो एक्सरसाइज 10.2 है, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। 10.2 में दो एग्जांपल्स भी हैं, एग्जांपल नंबर 2 और 3, ये भी मैंने नहीं करा है। इन सबको आपको ट्राई करना है। जो भी प्रॉब्लम आएगी मेरे से पूछोगे, मैं बताने के लिए बैठा हूँ। इनको वैसे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, 2-3 में ही प्रॉब्लम आएगी। वी विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट लेक्चर। इज इट फाइन? ओके भैया। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे।